गाजियाबाद में 3 सगी बहनों के सुसाइड केस ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। खास तौर से उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसते जा रहे हैं। ये घटना उन तमाम घरों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी कही जा रही है, जहां बच्चे स्मार्टफोन को गेमिंग गैजेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बच्चों में गेमिंग की लत पर विस्तार से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की किन आदतों पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। पेरेंट्स बच्चों के फ़ोन में कैसे पेरेंटल कंट्रोल का एक इकोसिस्टम बना सकते हैं, और उससे बड़ा सवाल ऑनलाइन एडिक्शन और मेंटल हेल्थ डिबेट को जो आगे लेकर के जाता है वो ये कि इन 3 बच्चों के सुसाइड केस में हम जिम्मेदार किसको माने, एक ऐप को, एक गैजेट को, एक फ़ोन को, पेरेंट्स और पेरेंटिंग को, या पूरे हमारे समाज और हमारे पूरे लॉ एंड ऑर्डर के ताने बाने को। विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। गाजियाबाद से आई दर्दनाक खबर ने हर पेरेंट को हैरान कर दिया है। 3 सगी बहनों ने कोरियन गेम की लत में सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट लिखा और इसके बाद 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तीनों बहनों की उम्र 12, 14 और 16 साल थी। घर वालों के मुताबिक तीनों एक ऑनलाइन कोरियन लव गेम की गहरी लत में थी, इतनी गहरी कि उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक जब पिता ने गेम खेलने से मना किया तो तीनों बहनों ने ये कदम उठा लिया। वो इस कदर गेम के जाल में फंस चुकी थीं कि इससे निकल नहीं पाईं। तीनों ने 18 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा। नोट में लिखा था, मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूँ। अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे, जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये उस खतरे की घंटी है जो आज हर घर के बाहर खड़ी है, क्योंकि आज लगभग हर टीन एज बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है और इंटरनेट की इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग को बिना बताए अपनी तरफ खींच लेती हैं। अब सवाल यही है कि ये कोरियन लव गेम क्या है। ये एक ऐसा ऑनलाइन गेम है जहां सोशल मीडिया पर एक अनजान व्यक्ति खुद को कोरियन बताकर बच्चों से बात करता है। वो दोस्ती करता है, भरोसा जीतता है और प्यार भरे मैसेज से उन्हें अपनी तरफ खींचता है। फिर शुरू होता है टास्क का खेल। पहले आसान टास्क और फिर धीरे धीरे मुश्किल। अगर बच्चा मना करे तो धमकी दी जाती है। 50 दिनों तक 50 टास्क, और इसी टास्क चक्र में कई बच्चे फंस जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ ऑनलाइन गेम और चैलेंज ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि बच्चे उन पर निर्भर हो जाएं। बच्चे और किशोर अभी उस उम्र में होते हैं जहां उनका दिमाग तार्किक फैसले कम और भावनाओं के आधार पर ज्यादा काम करता है। ऐसे में गेम्स का दबाव, डर या लगातार टास्क उन्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। आज कई गेम्स और चैलेंज ऐसे हैं जो बच्चों में खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कैसे पहचाने कि बच्चा एडिक्ट हो रहा है? अगर बच्चा हर वक्त गेम के बारे में सोचता है, रोकने पर चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, आपसे दूरी बनाने लगता है, नींद कम हो जाती है, तो ये संकेत एडिक्शन के हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर ऐसे 4-5 संकेत लगातार दिखें तो ये शुरुआत है, और शुरुआत में ही बात करना, स्क्रीन लिमिट सेट करना और फोन पर पेरेंटल कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है। क्या करें माता पिता? बच्चों को मोबाइल देना कोई गलती नहीं है, लेकिन बिना निगरानी के मोबाइल देना एक गंभीर चूक है। कम उम्र में मिलने वाला डिजिटल कंटेंट बच्चों के व्यवहार, उनकी भावनाओं और उनके निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। इसीलिए मोबाइल देना गलत नहीं, लेकिन मोबाइल के साथ सही मार्गदर्शन देना जरूरी है, और उसकी लगातार निगरानी रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गाजियाबाद की ये घटना एक चेतावनी है जो बताती है कि ऑनलाइन गेम की दुनिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कभी कभी ये बच्चों को ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से रास्ता वापस नहीं आता।
बच्चों को समझना, उनसे बात करना और उनकी डिजिटल दुनिया को जानना माता पिता के लिए अब एक जिम्मेदारी नहीं, एक जरूरत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर जयंती दत्ता, देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दत्ता, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट, मनस्थली से जुड़ी हुई। आप भी देश की जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर कपूर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव जी, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका भी हमारे शो पे गुड इवनिंग। डॉक्टर दत्ता, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ा दुखद है कि हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ इस चर्चा को कर रहे हैं। इससे पहले हम एक समाज में अवेयरनेस के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स किया करते थे कि समाज एक सही दिशा में जाए, और हम उससे पहले इस तरह की चर्चा करें। लेकिन अब बड़ा दुखद है कि हमारे सामने ऐसा हादसा हो चुका है। बट ओवरऑल मैम, आप किस तरह से देख रही हैं इस पूरे केस को? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? द गेम डिज़ाइनर्स, द एल्गोरिदम, पेरेंट्स, केयर गिवर्स, फैमिली डायनेमिक्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम, सोसाइटी? क्या मैम, कौन कौन से एंगल इसमें इन्वॉल्व हैं और आप कहाँ चूक मान रही हैं इस पूरे केस में? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चूक तो देखिए पेरेंटिंग में है, और दूसरी चूक जो होती है ये गेमिंग का। आपको याद होगा कि गेमिंग के तहत इनकी वजह से हमने बहुत सारी ऐसे बच्चों की जानें गंवाई। ब्लू व्हेल के नाम से मशहूर था ये गेम, और उसमें सिर्फ बच्चे नहीं, एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स भी उलझ गए थे। अब ये गेमिंग का जो सिलसिला है, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग इसे लॉन्च करते हैं, वहाँ पे विजिलेंस होना, वहाँ पे देखिए लॉ तो हमारे देश में शायद है, साइबर लॉ का होना ही सिर्फ मेरे ख्याल से इसमें रोकथाम नहीं ला सकती। एक मैं मानती हूँ प्यूनिटिव पेनल्टी होनी चाहिए, जहाँ पे आपको पता चले कि इस तरह की गेम्स एक्सेसिबल है बच्चों के हाथ में। दूसरी बात, जहाँ आपने जिक्र किया ये गाजियाबाद की बच्चों की केस का, वहाँ पे मेरा मानना ये है, अभी तक जो मैंने न्यूज़ चैनल्स के थ्रू गैदर किया, आई वॉज इंटरव्यूड इन कपल ऑफ चैनल्स ऑल्सो, तो मेरा मानना है कि 3 बच्चे अगर इस तरह से मेरे को पता चला कि वो लोग एक दूसरे से हाथ बंधे हुए रहते थे। तीनों बच्चे एक साथ मूव करते थे। अब तीनों बच्चे कोविड के बाद से स्कूल नहीं जा रहे थे। अगर वो स्कूल नहीं जा रहे थे, ये जो कोरियन गेम है इसकी लत उनको लगी कैसे? इतना टाइम उनके पास कहाँ से मिल जाता था मोबाइल से जुड़े रहने का? मोबाइल का जो बिल आता था, वाईफाई का बिल कौन देता था? एंड हाउ कम the parents were able to give them the access to this game but were not? मैम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, सॉरी। इससे पहले मैम एक छोटी सी लेयर जिसने मुझे पर्सनली हिट किया। मैं उनके फादर का इंटरव्यू सुन रहा था। उनका ये कहना था कि उनकी 3 बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं कोविड के बाद से, और जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों नहीं जा रही हैं तो उनका कहना था कि वो फेल हो गई। छोटी छोटी बच्चियां, 3री, 4th, 5वीं, 6ठी, जिन भी क्लास में वो रही होंगी, अगर वो उन क्लास में फेल हो गई हैं तो आपने स्कूल छुड़वा दिया। उनसे पूछा गया कि स्कूल क्यों छोड़ा, तो उनका कहना था कि वहाँ जाके बच्चे चिढ़ाते थे, उनको शर्म आती थी। क्या आपको नहीं लगता है मैम, इस पूरे एपिसोड की जो कहानी है वो यहीं शुरू होती है कि सोसाइटी में एक जो बायस है हमारे यहाँ कि बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है तो वो स्कूल ही नहीं आएगा, और पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह रहे हैं। वो भी एक बच्चा नहीं, 1, 2, 3, तीनों की तीनों बच्चियां। मैम, आपको नहीं लगता है कि कुछ यहां पर गड़बड़ हुई है? डेफिनेटली मैंने तो कल ये भी बोला कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है उसको और तह तक जाना चाहिए। ये कह देना कि बच्चे फेल हो रहे हैं तो घर में आपने एक कमरे में उनको बांध के रख दिया, इतना ऑपरेसिव एनवायरनमेंट बना दिया कि वो 3 बच्चे जो हैं एक ही साथ, देखिए
12, 14 और 16 साल की बच्चियां हैं, तो वो तीनों एक से एक जुड़ी रहीं, तो वेयर वाज द प्रॉब्लम? वाज देयर एनी साइकेट्रिक प्रॉब्लम? या तो पेरेंटल कोई ना कोई मोटिवेशन रहा होगा जिसने इनको धकेला होगा इस तरह की जिंदगी के लिए, मजबूर किया होगा, ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट, एब्यूजिव एनवायरनमेंट, एंड देन तीसरा, जैसे बच्चे अगर एक स्कूल में फेल हो गए तो 12, 14, 16 साल के बच्चों के लिए आपने कहाँ से मदद मांगी? आपने मदद नहीं मांगी। और आप सोचिए 2:15, 2:30 बजे की रात में, विंटर में, बच्चे एक के बाद एक छलांग लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आपको पता तक नहीं है। आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा है, डायरी में लिख रहे हैं, अगर कोरियन गेम से भी जुड़े हुए हैं, आई डोंट बिलीव दैट इज एनफ कॉज फॉर देम टू कमिट सुसाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। आई एम श्योर फैमिली डायनामिक्स में Absolutely, मैम. This is very important. This is very important, मैम. एक और चीज देखिए, अब पूरा का पूरा मीडिया में जो डिस्कोर्स है, डॉक्टर कपूर, पूरा का पूरा मीडिया में जो डिस्कोर्स है, वो अब एक मोबाइल फोन, एक ऐप, एक गेम, मोबाइल फोन हो या ऐप हो या गेम हो, वो सिर्फ एक टूल है, वो कोई एजेंट तो नहीं है. साइकोलॉजी में इंटेंशनैलिटी सिर्फ इंसान में होती है, किसी टूल में तो हो नहीं सकती मैम. फोन या ऐप कोई एजेंसी तो नहीं है, वो एक न्यूट्रल टूल है डॉक्टर कपूर. और किसी न्यूट्रल टूल पर आप सारा का सारा डिस्कोर्स शिफ्ट कर दे रहे हो, यानी कि परिवार की, समाज की, स्कूल की, हमारा पूरा का पूरा जो तंत्र है, उससे आप एक तरह से मॉरल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो. तो मैम, आपको नहीं लगता है कि ये मुद्दा पूरा भटक गया है? एक्चुअल में रूट कॉज हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं डॉक्टर कपूर. मैम प्लीज आप अनम्यूट हो जाएं. या सो थैंक यू सो मच. एंड मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है. बिकॉज मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जैसे जयंती मैम भी बोल रही हैं कि कोई तो प्रॉब्लम पहले से ही चल रही थी, उसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया. इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट द स्टैट्स, ऑलमोस्ट अगर आप प्रेवलेंस देखो मेंटल हेल्थ इश्यूज का बच्चों में इंडिया में, वो 6% to 23% है, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, जो अक्रॉस द स्टडीज हम देखते हैं. लेकिन जो ट्रीटमेंट गैप है दैट इज अप टू 92%. कहने का मतलब ये है कि 8 से 30% का एस्टिमेट है जिनको इलाज मिलता है और बाकियों को इलाज नहीं मिलता है. और हम अपने क्लिनिक में, अपनी ओपीडी में भी देखते हैं कि हमारे पास जब किसी बच्चे को कोई पेरेंट्स लेकर आते हैं तो वो बेसिकली एक तरीके से जैसे शिकायत लगाने वाली सी एक स्थिति होती है. दैट आप कंप्लेन कर रहे हो कि ये मोबाइल गेम खेलता रहता है, ये सोता नहीं है, ये बात नहीं मानता है, बट ये सब क्यों हो रहा है उस पर फोकस नहीं दिया जाता है. तो जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक हम, ऑब्वियस सी बात है, बच्चों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा, उन्हें कोई सुन नहीं रहा, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये एक मेन कारण है ऑनलाइन या वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा जाने का. पहले इस तरह के बच्चों के लिए फैंटेसी, टेलीविजन, ये वाली चीजें हो जाती थी. आजकल आपके हाथ में मोबाइल आ गया है एंड इट इज डेफिनेटली एडिक्टिव. गेम्स का पर्पस यही है, जो बनाने वाले हैं उनका पर्पस यही है कि जितना व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करेगा उतना उसके लिए फायदा होगा. ये कमर्शियल चीज है. तो आप पहली बात तो आप गए वहां पे क्योंकि आप एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस, या रियल वर्ल्ड में आपको वो वैलिडेशन नहीं मिल रही है, वो नहीं ले पा रहे थे. दूसरा, जब आप वहां पे गए तो जैसे डॉक्टर जयंती भी बोल रहे थे, फैमिली ने इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट इट, उन्होंने उसको छोड़ दिया कि चलिए जब तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं उनको रहने दीजिए. तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल ये जो फैमिली का डायनामिक्स है वहां पे इशू है. तीसरी बात, इसके बारे में हम फादर की बात कर रहे हैं, मदर ने क्या किया. 12, 14, 16 एक ऐसी उम्र होती है, एडोलेसेंस एक ऐसी उम्र होती है जहां वैसे भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं. स्ट्रेस टॉलरेंस आपकी फॉर्म हो रही होती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका बना नहीं होता, यू आर वेरी वल्नरेबल. तो उस वल्नरेबिलिटी के टाइम में उनको एक तरीके से अकेला छोड़ दिया गया. और यहीं से सवाल आता है कि बच्चा
चाइल्ड जो है वो एक्सटर्नल वर्ड्स में मीनिंग क्यों खोज रहा है? बहुत बड़ा सवाल यही है ना कि आपने ये समझने की कोशिश ही नहीं करी कि जो उसके अटैचमेंट फिगर हैं, जो उसकी फैमिली है, यानी कि प्राइमरी इमोशनल रेगुलेटर हैं। प्लीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम कहीं से भी इस पूरे मसले में परिवार के खिलाफ कोई बात या नैरेटिव नहीं चला रहे हैं। हम सब कटघरे में हैं। समाज, फैमिली, तंत्र, मैंने जैसा कहा, बच्चों को एक्सटर्नल वर्ड्स में मीनिंग मिल रही है, उसके लिए सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, ये पूरा सामाजिक ताना बाना जिम्मेदार है। इसलिए प्लीज़ इसको इस तरह से मत देखिएगा कि फैमिली को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हम सवाल बड़े बिगर पर्सपेक्टिव के उठा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आशुतोष जी के पास भी जाना है, ब्रेक का समय हो गया, फटाफट लौटते हैं। क्विकली आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, हम बहुत आसानी से गेम को या किसी एक नैरेटिव को पकड़कर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं, बट गिरेबान में झांक कर देखें तो पब्लिक अवेयरनेस मैंडेटिव ऑन एडिक्टिव गेम्स हमारे पास कतई नहीं है। कब से हम बात कर रहे हैं इस पे। एडिक्टिव ऐप डिज़ाइंस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। एज वेरिफिकेशन और ऐप्स पर आप जानते हैं, हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इस पर कितना बहस चल रही है पूरी दुनिया में। कुल मिला के अगर हमारे पास एक डिजिटल प्रोटेक्शन लॉज होते सर, तो हम कुछ तो जवाब देने की स्थिति में होते। जी, देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो आपने रेज किया है, और मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो किसी भी कंट्री के लिए उसका जो है फ्यूचर है, उसके फाउंडेशन है। और अगर सेफ नहीं है, जो हमने अभी इस घटना में देखा, जिस तरह से 3 जो है टीनेजर लड़कियों ने जिस तरह से सुसाइड किया, ये हमारे कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट इशू है। और इस इशू को डील करने के लिए, जैसे आपने कानून की बात करी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है 2025 का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया है, और इस पे जो है डिटेल में हियरिंग भी एक्सपेक्टेड है, जो चल भी रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इसको और इफेक्टिव बनाते हुए कुछ अमेंडमेंट्स के साथ या कुछ और। बट आपको लगता है सर, क्योंकि आप वकालत से जुड़े हैं आशुतोष जी, आपको लगता है इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे बच्चों के साथ, आपको लगता है कि जब कोई इस तरह के कानून लंबित पड़े रहते हैं सालों साल, तो कुछ कुछ आंख खुलती है क्या इस केस से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स की? हाँ, देखिए, क्या होता है कि जब जैसे जैसे नए नए सिचुएशंस आते हैं, समय बदलता है, वैसे वैसे कानून भी शेप लेता है, वो भी बदलता है, और नए कानून भी बनाए जाते हैं। अभी देखिए, जो पहला कानून जो हम अगर देखें सोशल मीडिया बैन करने का, जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी 1 महीने पहले बनाया है, जिसके पहले कोई भी कंट्री में ऐसा कोई कानून नहीं था, जिसको कि आज की डेट में अगर आप देखें तो फ्रांस भी 15 साल के जो नीचे के बच्चे हैं उनको भी सोशल मीडिया बैन करने के हिसाब से वो भी कानून बनाने के उसमें उनका डिस्कशन चल रहा है। या स्पेन भी अगर हम देखें तो उस राह पे आगे चल रहा है। बट आई मीन इस केस में आशुतोष जी, इस केस में बच्चों के पास अपना कोई अकाउंट नहीं था, बच्चों के पास अपना कोई फोन नहीं, पेरेंट्स दे रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा कानून लगेगा यहाँ पे, जब पेरेंट्स अपना फोन दे देंगे बच्चों को, फिर कैसे आप बैन वाला कानून कैसे लागू करेंगे? नहीं, देखिए, मैं बैन वाले कानून पे मैं पूरी तरह से नहीं आना चाहता हूं, क्योंकि पूरी तरह से किसी भी चीज को बैन करना भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो पूरी तरह से जो दुनिया है वो डिजिटल है, और बच्चे बहुत सारा एजुकेशन भी ऑनलाइन ही लेते हैं। ठीक है, गेम की बात भी है, बट पूरा ऐसा नहीं कि सारे बच्चे जो है सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं। उसमें बहुत सारा जो एजुकेशन से रिलेटेड जो बातें होती हैं, जो साइट्स होते हैं, जो इनरोलमेंट करते हैं, या आज की डेट में अगर आप देखें कितने सारे ग्रुप्स टीचर्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स में बनाते हैं, उसमें सारा कम्युनिकेशंस उनको दिया जाता है बच्चों को, और वो हर तरीके से अपडेटेड होते हैं करंट सिचुएशन में, करंट जो कंट्री का सिचुएशन है। यही फोन उनके लिए लर्निंग का टूल भी बन सकता है, और यही फोन उन्हें इस तरह के हार्मफुल चीजों के लिए भी प्रेरित कर सकता है। जी, अगर आप कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी हम नया जो हम आधुनिक या जो हम नए मॉडर्नाइजेशन में जब हम जाते हैं, तो उसके प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। करेक्ट सर। अब देखिए, इसमें जो है प्रिकॉशंस लेने की भी जरूरत है। अब जहां तक अगर बच्चे 2 साल 2.5 साल से अगर स्कूल नहीं जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि उनकी काउंसलिंग की जरूरत थी। और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे मामलों में पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लगता है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बदलाव की थोड़ी जरूरत है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे इसमें पर्सपेक्टिव डाल दिए, क्योंकि इन सब पर बातचीत करनी है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको बहुत टोक रहा हूँ, आज बहुत कम समय मेरे पास, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बातें आपसे करना चाह रहा था। बहरहाल डॉक्टर दत्ता मैम, क्विकली संक्षेप में, अब क्या हमें सीख लेके आगे बढ़ना है?
सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ हद तक निगरानी होनी चाहिए। और जो आप कह रहे थे कि हम परिवार को दोषी नहीं ठहरा रहे, नहीं, हम परिवार को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन हमने जो जाने गंवाई, जिन बच्चों के हालात, जिस दौर से वो गुजर रहे थे इमोशनली, उसके लिए जिम्मेवार और कोई नहीं हो सकता, जो उनके साथ रह रहे थे वही लोग हो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, गेमिंग की लत मेरे ख्याल से ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट एडिक्शन किसी भी चीज़ में नहीं होती है। बच्चे दर्शा देते हैं थ्रू बिहेवियर कि उनमें कुछ तब्दीली आ रही है। अगर आप जागरूक पेरेंट हैं, अगर आप विजिलेंट हैं, राइट मैम, तो आपको पता चल जाता है आपके खून से सींची हुई चीज। नहीं, आपने सही कहा मैम, आपने सही कहा मैम। देखिए, मैं करता, क्योंकि फैमिली प्राइमरी इमोशनल रेगुलेटर जो है वो फैमिली ही है, इसलिए उन पर सवाल उठने लाजमी है। डॉक्टर कपूर मैम, आपका जी सब थोड़ा संक्षेप में। जी मैम। सो दीपक, प्राइमरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है वो अवेयरनेस का है और एक्सेप्टेंस का है। आई बिलीव कि स्कूल्स में इस बारे में डिस्कशन रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। पेरेंट्स और टीचर्स जो इस समाज का हिस्सा हैं, वो उनको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, नज़रअंदाज करने से चली नहीं जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसे इग्नोर क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं उन चीज़ों के बारे में सोचने से, हमें परेशानी होती है। 87% जो एक स्टेट वाइड डेटा है, 87% बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। 23% रिपोर्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी बिकॉज ऑफ दैट। सो इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। तो एक पॉलिसी लेवल की बात है, दूसरी अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस की बात है, जिसमें स्कूल में मीडिया में आई एम ग्लैड वी आर टॉकिंग, बट इस डायलॉग को कंटिन्यू करने की जरूरत है। डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली मैम, आई फुली अग्री। क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो देखिए, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे कोई भी हो, फ़ोन छीन लेंगे, डांट लेंगे, डपट लेंगे, ये अथॉरिटेरियन रिस्पॉन्स है साहब। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, डायलॉग वैलिडेशन देना पड़ेगा, तब जाके शायद हम कुछ बात बन पाए। लेकिन अभी समझ में ही कमी है, तो हम कितना चर्चा करें इस विषय पर, हमें समझ बढ़ानी होगी। इससे बेहतर होगा कि हम आगे बढ़ें नई सोच के साथ। बहरहाल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर कपूर, आशुतोष जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।